अध्याय 9 आधी रात की लड़ाई। हैरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी ऐसे लड़के से मिलेगा जिससे वो डडली से भी ज्यादा नफरत करेगा। परंतु यह तब तक की बात थी जब तक वो ड्रेको मेल्फॉय से नहीं मिला था। गुरुद्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी नागशक्ति हाउस के साथ सिर्फ जादुई काढ़े की ही क्लास में बैठते थे, इसलिए उनका मेल्फॉय से ज्यादा पाला नहीं पड़ा था। या कम से कम तब तक तो नहीं जब तक उन्हें गुरुद्वार के हॉल में लगा वह नोटिस नहीं दिखा, जिसे पढ़ने के बाद उनके मुंह से आह निकल गई। उड़ने की क्लास गुरुवार को शुरू हो रही थी और गुरुद्वार तथा नागशक्ति दोनों उसमें एक साथ सीखेंगे। बहुत बढ़िया, हैरी ने उदास होकर कहा। मैं हमेशा से यही तो चाहता था कि मैं मेल्फॉय के सामने जादुई झाड़ू पर अपने आप को मूर्ख साबित करूं। उड़ना सीखने के लिए वो जितना बेताब था उतना किसी दूसरी चीज सीखने के लिए नहीं था। तुम्हें क्या पता कि तुम अपने आप को मूर्ख साबित करोगे? रॉन ने समझदारी से कहा। मैं जानता हूँ कि मेल्फॉय हमेशा डींगे हाँकता रहता है कि वो कितना अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है, पर मुझे लगता है कि वो फेंकता है। यह सच था कि मेल्फॉय उड़ने के बारे में बहुत बातें करता था। वह जोर जोर से शिकायत करता था कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को क्विडिच टीम में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाता। इसके साथ ही वह शेखी बगाड़ने वाली लंबी कहानियां सुनाया करता था जो हमेशा इस मोड़ पर खत्म होती थी कि वह हेलीकॉप्टर में बैठे मगलुओं से किस तरह बाल बाल बचा। वैसे इस तरह की बातें करने वाला वह अकेला विद्यार्थी नहीं था। सीमस फिनिगन भी कहता फिरता था कि उसने अपना ज्यादातर बचपन देहात में अपनी जादुई झाड़ू पर उड़ते हुए बिताया था। यहाँ तक कि रॉन भी हर उस आदमी को बताता था जो उसकी बात सुनने के लिए तैयार रहता था कि एक बार चार्ली की पुरानी झाड़ू पर वह एक हैंग ग्लाइडर से टकराते टकराते बचा था। जादूगरों के परिवार से आया हर बच्चा क्विडिच के बारे में लगातार बातें करता था। फुटबॉल को लेकर रॉन की डीन थॉमस से पहले काफी लंबी बहस हो चुकी थी, जो उन्हीं के कमरे में सोता था। रॉन की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे खेल में क्या मजा आ सकता है जिसमें केवल एक ही गेंद हो और किसी को उड़ने की इजाजत न हो। हैरी ने देखा कि डीन की वेस्ट हैम फुटबॉल टीम के पोस्टर में रॉन खिलाड़ियों को कोच रहा था और कोशिश कर रहा था कि खिलाड़ी हिलें। नेविल जादुई झाड़ू पर कभी नहीं चढ़ा था क्योंकि उसकी दादी ने उसे इसकी इजाजत नहीं दी थी। मन में हैरी को लगता था कि उन्होंने समझदारी का काम किया था, क्योंकि जब नेविल के दोनों पैर धरती पर रहते थे तब भी उसके साथ बहुत दुर्घटनाएं होती थीं। हरमाइनी ग्रेंजर भी उड़ने को लेकर उतनी ही घबरा रही थी जितना कि नेविल। यह एक ऐसी चीज थी जिसे आप किताब में पढ़कर नहीं सीख सकते थे। वैसे ऐसा नहीं था कि उसने कोशिश नहीं की। गुरुवार को नाश्ते के समय हरमाइनी ने सबको बहुत बोर किया। वह उन्हें उड़ने के बारे में टिप्स दे रही थी जो उसने लाइब्रेरी की एक किताब क्विडिच शुरुआत से आज तक में सीखी थी। नेविल उसके हर शब्द को कान लगाकर सुन रहा था। वह हर उस चीज को जानने के लिए उतावला था जो बाद में जादुई झाड़ू पर सफलतापूर्वक चढ़ने में उसकी मदद कर सके। परंतु बाकी सभी लोग तब बहुत खुश हुए जब डाक आने से हरमाइनी का लेक्चर खत्म हो गया। हैग्रिड की चिट्ठी मिलने के बाद से हैरी के नाम कोई चिट्ठी नहीं आई थी और मेल्फॉय ने इसे जल्दी ही भांप लिया। मेल्फॉय का ईगल उल्लू घर से उसके लिए हमेशा मिठाई का पैकेट लेकर आता था, जिन्हें वह नागशक्ति की टेबल पर शान झाड़ते हुए खोलता था। एक करेल उल्लू नेविल के लिए उसकी दादी का एक छोटा पैकेट लाया। उसने इसे रोमांचित होकर खोला। पैकेट में बड़े कंचे की आकार की एक कांच की गेंद निकली जिसमें सफेद धुआं भरा था। उसने सबको वो गेंद दिखाई। इसे भूल ना जाना कहते हैं, उसने बताया। दादी जानती है कि मुझे भूलने की आदत है। ये आपको बताता है कि कहीं आप कोई चीज भूल तो नहीं गए हैं। देखो, इसे इस तरह कसकर पकड़ते हैं और अगर ये लाल हो जाए तो ओह, उसका चेहरा लटक गया क्योंकि भूल न जाना अचानक लाल हो गया था। तुम कुछ भूल गए हो। नेविल ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या भूल गया था। तभी ड्रेको मेल्फॉय ने, जो गुरुद्वार की टेबल के पास से गुजर रहा था, उसके हाथ से भूल न जाना छीन लिया। हैरी और रॉन एकदम से उछलकर खड़े हो गए थे। वे लोग मेल्फॉय से लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, परंतु प्रोफेसर मैगोनिकल, जो स्कूल में किसी भी टीचर से ज्यादा तेजी से समस्या को भांप लेती थी, पलक झपकते ही वहां पर आ गई। क्या हो रहा है? मेल्फॉय ने मेरा भूल न जाना ले लिया प्रोफेसर। गुस्से से घूरते हुए मेल्फॉय ने भूल न जाना को एक बार फिर टेबल पर जल्दी से गिरा दिया। मैं तो बस देख रहा था, उसने कहा और वो क्रैबवॉक ग्वाइल के साथ वहां से खिसक लिया। उस दोपहर 3:30 हैरी, रॉन और गुरुद्वार के बाकी बच्चे सामने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरकर मैदान में पहुंचे, जहां उनकी उड़ने की पहली क्लास लगने वाली थी। मौसम साफ था, हवा चल रही थी और घास उनके पैरों के नीचे चट चट की आवाज कर रही थी। वे लोग ढलवा मैदान से होते हुए एक सपाट मैदान की तरफ बढ़े, जो अंधेरे जंगल की विपरीत दिशा में था, जिसके पेड़ दूर लहराते दिख रहे थे। नागशक्ति के विद्यार्थी पहले ही वहां पहुंच चुके थे। 20 जादुई झाड़ुएं लाइन से जमीन पर रखी थी। हैरी ने फ्रेड और जॉर्ज वीजली के मुंह से सुना था कि स्कूल की झाड़ुएं आदर्श नहीं थी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते समय इनमें से कुछ हिलने लगती थी और हमेशा थोड़ी बाईं तरफ को उड़ती थी।
उनकी टीचर मैडम हूच आ गईं। उनके बाल छोटे और भूरे थे तथा उनकी पीली आंखें बाज की तरह थीं। तो इंतजार किस बात का है? उन्होंने तेज आवाज में कहा। तुम सब एक एक जादुई झाड़ू के पास खड़े हो जाओ। चलो जल्दी करो। हैरी ने अपनी झाड़ू की तरफ देखा। यह पुरानी थी और उनमें से कुछ शाखाएं इधर उधर बाहर निकल रही थीं। अपनी झाड़ू के ऊपर अपना दाना हाथ लाओ, मैडम हुच ने आगे कहा। और बोलो ऊपर ऊपर, सभी चिल्लाए। हैरी की झाड़ू तत्काल उसके हाथों में कूद कर आ गई, परंतु बहुत कम झाड़ुओं ने ऐसा किया। हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू जमीन पर सिर्फ लुढ़की और नेविल की तो बिल्कुल हिली तक नहीं। हैरी ने सोचा शायद घोड़ों की तरह झाड़ुएं भी समझ जाती है कि आप डरे हुए हैं। नेविल की आवाज की थरथराहट साफ बता रही थी कि वो अपने पैर जमीन पर ही रखना चाहता था। मैडम हुच ने उन्हें बताया कि किस तरह झाड़ू पर चढ़ा जाए ताकि वे दूसरे सिरे से फिसल कर न गिरे, और इसके बाद वे इधर से उधर घूमकर उन्हें झाड़ू पकड़ने की सही तरीका सिखाती रहीं। मैडम हुच ने मेल्फॉय को बताया कि वह कई सालों से झाड़ू को गलत तरह से पकड़ रहा था, तो हैरी और रॉन को मजा आ गया। अब जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम लोग जमीन पर पैर मारकर ऊपर उछलना, मैडम हुच ने कहा। अपनी झाड़ू सीधी रखना, कुछ फुट ऊपर उठना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर धीरे से नीचे उतर आना। मेरी सीटी बजते ही 3, 2। परंतु नेविल तो इतना घबराया हुआ था और जमीन पर बने रहने से इतना डरा हुआ था कि उसने मैडम हुच की सीटी के उनके होंठों तक पहुंचने से पहले ही जमीन पर कसकर पैर मार दिए। वापस आ जाओ लड़के, वे चीखी, परंतु नेविल तो बोतल से निकले कॉर्क की तरह सीधे ऊपर उठा और उठता ही रहा। 12 फुट, 20 फुट। हैरी ने देखा कि जमीन से दूर होते देखकर नेविल का डरा हुआ चेहरा सफेद हो गया। उसका मुंह खुला था। फिर वो अपनी झाड़ू पर से फिसला और धम, एक जोरदार आवाज, एक धमाका, और नेविल घास पर किसी गठरी की तरह औंधे मुंह पड़ा हुआ था। उसकी जादुई झाड़ू अब भी ऊपर की तरफ चली जा रही थी और फिर वह आलसी अंदाज में अंधेरे जंगल की तरफ बढ़ने लगी तथा नजरों से ओझल हो गई। मैडम हूच नेविल के ऊपर झुकी और उनका चेहरा भी उतना ही सफेद था जितना कि नेविल का था। कलाई की हड्डी टूट गई है, हैरी ने उन्हें बुदबुदाते हुए सुना। चलो उठो लड़के, कुछ भी नहीं हुआ है, उठो। वे बाकी क्लास की तरफ मुड़ी। तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तुम इन झाड़ुओं को वहीं पर पड़े रहने दो जहां वे हैं, वरना तुम क्विडिच बोल पाओ इससे पहले ही हॉगवर्ट्स से बाहर दिखोगे। चलो बेटे। नेविल के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कलाई पकड़ रखी थी। वो मैडम हूच के साथ लंगड़ाते हुए चल रहा था और मैडम उसके कंधों पर अपना हाथ रखे थी। जैसे ही वे इतनी दूर पहुंचे कि आवाज न सुन पाए तो मेलफॉय ने ठहाका लगाया। तुमने मोटे का चेहरा देखा? नागशक्ति के दूसरे विद्यार्थी भी उसके साथ हंसने लगे। चुप रहो मेलफॉय, पार्वती पाटिल ने कड़वाहट से कहा। ऐ लॉन्ग बटन की तरफदारी कर रही हो? पेंसी पाकिस्तान नाम की सख्त चेहरे वाली नागशक्ति की लड़की ने कहा। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद आते होंगे पार्वती। देखो, मेलफॉय ने आगे की तरफ झपट कर घास में कुछ उठाते हुए कहा। यह रही वो मूर्खतापूर्ण चीज जो लॉन्ग बॉटम को उसकी दादी ने भेजी थी। जब उसने भूल न जाना ऊपर उठाया तो वह सूरज की रोशनी में चमकने लगा। इसे मुझे दे दो मेलफॉय, हैरी ने धीरे से कहा। सब चुप होकर उन दोनों को देखने लगे। मेलफॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। मैं सोच रहा हूँ कि इसे ऐसी जगह पर रख दूं जहां से लॉन्ग बॉटम इसे उठा न सके, जैसे किसी पेड़ के ऊपर। इसे मुझे दे दो, हैरी चीखा, परंतु मेलफॉय तब तक अपनी झाड़ू पर कूद कर चढ़ गया और ऊपर उड़ने लगा। वह झूठ नहीं बोल रहा था, वह अच्छी तरह उड़ सकता था। बलूत के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं के बराबर पहुंच जाने के बाद वह बोला, आओ इसे ले लो पॉटर। हैरी ने अपनी झाड़ू उठाई। नहीं, हरमाइनी ग्रेंजर चिल्लाई। मैडम हूच ने हमसे पहले ही कहा था कि हम हिले भी नहीं, तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके कानों में खून की गर्मी थी। वो अपनी झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर तेजी से पैर मारे। वह ऊपर और ऊपर उठता चला गया। हवा उसके बालों के बीच से तेजी से जा रही थी और उसके कपड़े हवा में उसके पीछे लहरा रहे थे। एक जबरदस्त खुशी के साथ उसे एहसास हुआ कि कोई चीज तो थी जो वो बिना सिखाए कर सकता था। यह आसान था, यह अद्भुत था। उसने अपनी झाड़ू को थोड़ा और ऊपर कर लिया। उसे जमीन पर खड़ी लड़कियों की चीखें और आवाजें सुनाई दे रही थी और रॉन की प्रशंसा भरी शाबाशी भी। उसने अपनी जादुई झाड़ू को हवा में ही मेलफॉय की तरफ तेजी से मोड़ा और उसके सामने आ गया। मेलफॉय को काटो तो खून नहीं था। उसे मुझे दे दो, हैरी ने कहा, वरना मैं तुम्हें झाड़ू से नीचे गिरा दूंगा। ऐसा क्या? मेलफॉय ने व्यंग से मुस्कुराने की कोशिश की, परंतु साफ नजर आ रहा था कि उसे चिंता हो रही थी। हैरी न जाने कैसे यह जानता था कि क्या करना है। वह आगे झुका, अपने दोनों हाथों से झाड़ू को कसकर पकड़ा और किसी भाले की तरह मेलफॉय की तरफ तेजी से चल पड़ा। मेलफॉय समय रहते उसके रास्ते से हट गया। फिर हैरी ने एक तीखा मोड़ लिया और झाड़ू को बीच हवा में रोक दिया। नीचे खड़े कुछ लोग ताली बजाने लगे।
मेलफॉय, यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए क्रैब और ग्वाइल नहीं है। हैरी ने उसे याद दिलाया। यही विचार मेलफॉय के मन में भी आ रहा था। अगर इसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मेलफॉय चीखा और कांच की गेंद को हवा में ऊपर उछालकर वो तेजी से जमीन पर लौट आया। हैरी ने जैसे धीमी गति में देखा कि गेंद हवा में उठ रही थी और फिर वह गिरने लगी। वह आगे झुका और उसने अपनी झाड़ू के हैंडल को नीचे की तरफ किया। अगले ही पल वो तेजी से सीधे उतरते हुए गेंद का पीछा कर रहा था। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी। उसे देखने वालों की चीख सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ फैलाया और जमीन से 1 फुट ऊपर गेंद को पकड़ लिया। समय रहते उसने अपनी झाड़ू को सीधा किया और फिर घास पर हल्के से लुढ़क गया। भूल न जाना उसकी मुट्ठी में सुरक्षित था। हैरी पॉटर! जितनी तेजी से उसने गोता लगाया था, उसका दिल उससे भी ज्यादा तेजी से डूब गया। प्रोफेसर मैकगोनागल उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। वो अपने कांपते हुए पैरों पर खड़ा था। कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी। प्रोफेसर मैकगोनागल सदमे के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी और चश्मे के पीछे से उनकी आंखें गुस्से में तमतमा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी। उसकी गलती नहीं थी प्रोफेसर। चुप रहो मिस पाटिल। परंतु मेलफॉय, रहने दो मिस्टर वीजली। पॉटर, मेरे पीछे आओ अभी। हैरी ने चलते चलते मेलफॉय, क्रैब और ग्वाइल की विजयी मुस्कान दिखी। जब प्रोफेसर मैगोनिकल महल की तरफ बढ़ी तो हैरी मुर्दा पैरों से उनके पीछे पीछे चल रहा था। वह जानता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज में कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। प्रोफेसर मैगोनिकल उसकी तरफ देखे बिना धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। उनके साथ चलने के लिए उसे लगभग दौड़ लगाना पड़ रहा था। अब उसने यह कर ही दिया था। वह 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाया। वह 10 मिनट में अपना संदूक जमा रहा होगा। जब वह डसली परिवार की चौखट पर दोबारा पहुंचेगा तो वे लोग क्या कहेंगे? वे सामने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और अंदर जाने के बाद संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर गए। परंतु इस बीच प्रोफेसर मैकगोनागल ने उससे एक भी शब्द नहीं कहा। उन्होंने झटका देकर दरवाजों को खोला और गलियारों में तेजी से चलती रही। हैरी दुखी मन से उनके पीछे भागता रहा। शायद वे उसे डंबलडोर के पास ले जा रही थी। उसने हैग्रिड के बारे में सोचा, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, परंतु रखवाले के रूप में वहां रहने दिया गया था। शायद वो भी हैग्रिड का असिस्टेंट बनकर वहां रह सकता था। उसके पेट में मरोड़ होने लगी जब उसने ये कल्पना की कि रॉन और दूसरे लोग जादूगर बन चुके हैं, जबकि वो हैग्रिड का बैग टांग कर मैदान में इधर से उधर घूम रहा है। प्रोफेसर मैकगोनागल एक क्लासरूम के बाहर रुक गई। उन्होंने दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर डाला। माफ कीजिए प्रोफेसर फिल्टविक, क्या मैं कुछ देर के लिए वुड को ले जा सकती हूँ? वुड? हैरी ने हैरानी से सोचा, क्या वुड कोई लकड़ी थी जिससे वे उसकी पिटाई करना चाहती थी? परंतु वुड 5th ईयर का एक हट्टा कट्टा लड़का निकला, जो फ्लिटविक की क्लास से बाहर आते समय काफी उलझन में दिख रहा था। तुम दोनों मेरे पीछे आओ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा और वे सभी गलियारे में चल पड़े। वुड हैरी की तरफ उत्सुकता से देख रहा था। अंदर, यहाँ पर। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन लोगों को एक क्लासरूम दिखाया जो खाली था, सिवाय पीव्स के, जो ब्लैक बोर्ड पर गालियां लिखने में जुटा था। बाहर पीव्स! वे चिल्लाई। पीव्स ने कूड़ेदान में चौक फेंकी, जिसकी तेज आवाज आई और इसके बाद वो चिल्लाता हुआ बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रोफेसर मैकगोनागल ने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया और उन दोनों की तरफ गर्दन घुमाई। पॉटर, यह है ओलिवर वुड। वुड, मैंने तुम्हारा नया खोजी ढूंढ लिया है। वुड के चेहरे के भाव बदल गए। पहले जहां आश्चर्य था, वहां अचानक खुशी दिखने लगी। आप सच कह रही हैं प्रोफेसर? बिल्कुल, प्रोफेसर मैकगोनागल ने फुर्ती से कहा। इस लड़के में जन्मजात प्रतिभा है। मैंने आज तक किसी को इस तरह उड़ते नहीं देखा। क्या जादुई झाड़ू पर चढ़ने का ये तुम्हारा पहला मौका था पॉटर? हैरी ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है, परंतु अब उसे लग रहा था कि उसे निकाला नहीं जा रहा है। इस वजह से उसके पैरों में थोड़ी जान लौट आई। प्रोफेसर मैकगोनागल ने वुड को बताया। इसने उस चीज को 50 फुट गोता लगाने के बाद अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे खरोच तक नहीं आई। चार्ली वीजली भी ऐसा नहीं कर सकता था। वुड का चेहरा अब ऐसा दिख रहा था जैसे उसके सभी सपने एक साथ सच हो चुके हों। कभी क्विडिच का मैच देखा है पॉटर? उसने रोमांच से पूछा। वुड गरुड़द्वार टीम का कप्तान है, प्रोफेसर मैकगोनागल ने बताया। इसका शरीर बिल्कुल खोजी की तरह है, वुड ने कहा, जो अब हैरी के चारों तरफ घूमकर उसे घूर रहा था। चपल, फुर्तीला। हमें इसे एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी प्रोफेसर। मुझे लगता है निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप 7। मैं प्रोफेसर डंबलडोर से बात करूंगी और देखूंगी कि क्या हम 1st ईयर के नियम में ढील दे सकते हैं। ईश्वर जानता है, हमें पिछले साल से अच्छी टीम चाहिए। आखिरी मैच में नागशक्ति ने हमें रौंद डाला था और मैं कई सप्ताह तक सेवरस स्नेप से आंखें नहीं मिला पाई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपने चश्मे के ऊपर से हैरी को सख्ती से घूरा। मैं यह सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर, वरना मैं तुम्हें सजा देने का अपना इरादा बदल दूंगी। फिर वे अचानक मुस्कुराई।
तुम्हारे डैडी को तुम पर गर्व होता, उन्होंने कहा। वे खुद बहुत अच्छे क्विडिच खिलाड़ी थे। तुम मजाक कर रहे हो। यह डिनर की बात थी। हैरी ने रॉन को अभी अभी पूरा किस्सा बताया था कि प्रोफेसर मैगोनिकल के साथ मैदान में जाने के बाद क्या हुआ था। रॉन के हाथ में स्टीक और किडनी भरी कचौड़ी थी, जिसे वह मुंह की तरफ आधी दूरी तक ले गया था, परंतु वह इसके बारे में भूल चुका था। खोजी, उसने कहा, परंतु फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को तो कभी भी। तुम सबसे कम उम्र के हाउस के खिलाड़ी होगे, लगभग 100 सालों में। हैरी ने कचौड़ी को अपने मुंह में ठूसते हुए कहा। दोपहर के रोमांच के बाद उसे खासी भूख लग रही थी, मुझे वुड ने बताया है। रॉन इतना आश्चर्यचकित था, इतना प्रभावित, कि वह बस बैठा रहा और हैरी का मुंह ताकता रहा। मुझे अगले सप्ताह सीखना शुरू करना है, हैरी ने कहा, पर किसी को बताना मत, वुड इसे सबसे छुपा कर रखना चाहता है। तभी फ्रेड और जॉर्ज वीजली हॉल में आए। जब उन्होंने हैरी को देखा तो वे जल्दी से उसके पास आ गए। शाबाश, जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा। वुड ने हमें बताया है, हम भी टीम में हैं, हम मारक हैं। मैं तुमसे कह देता हूँ, हम लोग इस साल निश्चित रूप से क्विडिच कप जीतने वाले हैं, फ्रेड ने कहा। जब से चार्ली गया है तब से हम नहीं जीते हैं, परंतु इस साल की टीम बहुत बढ़िया होगी। तुम्हारा खेल सचमुच अच्छा होगा हैरी, क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलते समय वुड लगभग कूद रहा था। बहरहाल हमें कहीं जाना है, ली जॉर्डन कह रहा था कि उसने स्कूल से बाहर निकलने का एक नया खुफिया रास्ता खोजा है। शर्त लगा लो, यह ग्रेगरी चापलूस की मूर्ति के पीछे वाला रास्ता होगा, जिसे हमने अपने पहले ही सप्ताह में खोज लिया था। अच्छा, तो फिर मिलते हैं। फ्रेड और जॉर्ज अभी मुश्किल से गए ही थे कि तभी एक और ऐसा व्यक्ति वहां आया जिसका वहां पर स्वागत नहीं हो सकता था। मेलफॉय। उसके एक तरफ क्रैब और दूसरी तरफ गोयल था। आखिरी बार खाना खा रहे हो पॉटर? तुम अगलों के पास जाने वाली ट्रेन में कब बैठ रहे हो? जमीन पर वापस लौटने के बाद अपनी बहादुरी दिखा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारे छोटे दोस्त तुम्हारे साथ हैं? हैरी ने ठंडेपन से कहा। जाहिर है क्रैब और गोयल कहीं से छोटे नहीं थे, परंतु चूंकि ऊंची टेबल टीचर्स से भरी हुई थी, इसलिए दोनों में से कोई भी अपनी उंगलियां चटकाने और कहर ढाने वाली नजरों से देखने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुमसे किसी भी समय अकेले निपट सकता हूँ, मेलफॉय ने कहा। अगर तुम चाहो तो आज रात को ही जादूगरों की लड़ाई, केवल छड़ियों से, शरीर से एक दूसरे को छुए बिना। क्या हुआ, पहले कभी जादूगरों की लड़ाई के बारे में नहीं सुना है ना? ऐसे कैसे नहीं सुना? रॉन ने पलटते हुए कहा। मैं उसका साथी रहूंगा, और तुम्हारा कौन रहेगा? मेलफॉय ने क्रैब और ग्वाइल की तरफ देखा और उन्हें तौला। क्रैब, उसने कहा, तो आधी रात का समय ठीक है, हम ट्रॉफी रूम में मिलेंगे, वह हमेशा खुला रहता है। जब मेलफॉय चला गया तो रॉन और हैरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? हैरी ने पूछा। और इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम मेरे साथी हो? अरे, साथी वो होता है जो तुम्हारे मरने के बाद भी लड़ना जारी रखता है, रॉन ने इत्मीनान से कहा, और आखिरकार अपनी ठंडी कचौड़ी खाना शुरू की। हैरी के चेहरे के भाव देखते हुए उसने तुरंत कहा, परंतु लोग केवल सचमुच की लड़ाई में ही मरते हैं, यानी असली जादूगरों की लड़ाई में। तुम और मेलफॉय तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की तरफ चिंगारियां ही निकाल पाओगे। तुम में से कोई भी इतना जादू नहीं जानता है कि सचमुच का नुकसान हो सके। वैसे मैं शर्त लगाता हूँ कि उसे उम्मीद थी कि तुम मना कर दोगे। और क्या होगा अगर मैं अपनी छड़ी घुमाऊं और कुछ ना हो? तो छड़ी दूर फेंक देना और उसकी नाक पर एक मुक्का मार देना, रॉन ने सुझाव दिया। माफ कीजिए। उन दोनों ने ऊपर देखा। हरमाइनी ग्रेंजर थी। क्या इस जगह कोई शांति से खाना नहीं खा सकता? रॉन ने कहा। हरमाइनी ने उनकी बात अनसुनी करते हुए हैरी से कहा, न चाहते हुए भी मैंने सुन लिया है कि तुम्हारे और मेलफॉय के बीच में क्या बातें हुई हैं। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम चाहती तो ऐसा नहीं होता, रॉन बुदबुदाया। तुम्हें रात के समय इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। जरा सोचो तो सही, अगर तुम पकड़े गए तो कॉरिडोर के पॉइंट कम हो जाएंगे, और तुम्हारा पकड़ा जाना तय है। सच कहा जाए तो तुम बहुत स्वार्थी हो, और सच कहा जाए तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, हैरी बोला। गुड बाय, रॉन ने कहा। बहरहाल इसे दिन का आदर्श अंत नहीं कहा जा सकता था। हैरी ने देर रात तक जागते हुए सोचा, जब वह डीन और सीमस के खर्राटे सुन रहा था। नेविल अभी तक अस्पताल से लौटा नहीं था। रॉन उसे पूरी शाम सलाह दे रहा था, जैसे अगर वह तुम्हें शाप देने की कोशिश करे तो बेहतर होगा तुम झुक जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि शाप से कैसे बचा जाता है। इस बात की काफी संभावना थी कि फिल्च या मिसेस नॉरिस उन्हें पकड़ लेंगे। हैरी को लग रहा था कि वह अपनी किस्मत पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहा था, और आज ही के दिन स्कूल का एक और नियम तोड़ने जा रहा था। दूसरी तरफ मेलफॉय का हंसी उड़ाता चेहरा अंधेरे में बार बार उसकी आंखों के सामने उभर आता था। मेलफॉय को आमने सामने की लड़ाई में हराने का यह बहुत सुनहरा मौका था। वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। 11:30 बज गए। रॉन आखिरकार बुदबुदाया, बेहतर होगा कि हम चल दें। उन्होंने अपने ड्रेसिंग गाउन पहने, छड़ियां उठाई और धीमे से टॉवर रूम पार किया। घुमावदार सीढ़ियां उतरते हुए वे गुरुद्वार के हॉल में आ गए। अंगीठी में अब भी कुछ अंगारे सुलग रहे थे, जिनकी वजह से कुर्सियां काली छायाओं की तरह दिख रही थी। वे दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि तभी उनके सबसे पास वाली कुर्सी पर एक आवाज आई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम यह करने जा रहे हो, हैरी।
एक लैंप हिलता हुआ नजर आया। यह हरमाइनी ग्रेंजर थी, जो गुलाबी ड्रेसिंग गाउन पहनी थी और उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी। तुम, रॉन ने गुस्से से कहा, अपने बिस्तर में जाओ। मैंने लगभग तुम्हारे भाई को बता ही दिया था, हरमाइनी ने पलट कर कहा। बस ये प्रिफेक्ट है, वह इसे रोक सकता है। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई दूसरों के मामले में इतनी टांग कैसे अड़ा सकता था। चलो, उसने रॉन से कहा। उसने मोटी औरत की तस्वीर को धकेला और छेद में से उतर गया। हरमाइनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह भी तस्वीर के छेद में से उतरकर रॉन के पीछे पीछे गई और किसी गुस्सैल बत्तख की तरह आवाजें निकालती रही। क्या तुम्हें गुरुद्वार की कोई परवाह नहीं है? क्या तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है? मैं नहीं चाहती कि नागशक्ति हाउस कब जीत जाए। तुम लोग वे सारे पॉइंट गवा दोगे जो मैंने काया पलट का मंत्र जानने के कारण प्रोफेसर मैगोनिकल से हासिल किए थे। अब जाओ भी। ठीक है, परंतु मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। जब कल तुम घर जाने वाली ट्रेन में बैठो तो याद करना कि मैंने क्या कहा था। तुम लोग इतने परंतु वे लोग क्या थे, यह उन्हें पता नहीं चला। हरमाइनी अंदर जाने के लिए मोटी औरत की तस्वीर के पास वापस लौटी, परंतु तस्वीर खाली थी। मोटी औरत किसी से मिलने चली गई थी और हरमाइनी गुरुद्वार टावर के बाहर ही खड़ी रह गई। अब मैं क्या करूं? उसने तीखी आवाज में पूछा। यह तुम्हारी समस्या है, रॉन ने कहा। हमें जाना है, हमें देर हो रही है। वे लोग अभी गलियारे के छोर तक भी नहीं पहुंचे थे कि तभी हरमाइनी उनके पीछे पीछे आ गई। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ, उसने कहा। नहीं, तुम नहीं आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर बाहर खड़ी रहूंगी और फिल्च का इंतजार करूंगी कि वो आकर मुझे पकड़ ले? अगर वह हम तीनों को पकड़ लेगा तो मैं उन्हें सच सच बता दूंगी कि मैं तुम लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी और तुम मेरी बात का समर्थन कर सकते हो। तुम्हारे हौसले की दाद देनी होगी, रॉन ने जोर से कहा। तुम दोनों चुप रहो, हैरी ने तेजी से कहा। कोई आवाज आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सूं सूं करके सांस ले रहा था। मिसेस नॉरिस, रॉन ने अंधेरे में झांकने की कोशिश करते हुए कहा, परंतु वहां मिसेस नॉरिस नहीं थी। यह तो नेविल था, जो फर्श पर गुड़ी मुड़ी लेटा था और गहरी नींद में सोया हुआ था। पर जैसे ही वे लोग उसके पास पहुंचे, वह अचानक जाग गया। भगवान का शुक्र है तुम लोग मिल गए। मैं कई घंटों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। मुझे नया पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए मैं अंदर जाकर सो नहीं पाया। थोड़ा धीमे बोलो नेविल। पासवर्ड बिग स्नाउट है, परंतु हाल फिलहाल ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मोटी औरत कहीं चली गई है। अब तुम्हारा हाथ कैसा है? हैरी ने पूछा। अच्छा है, नेविल ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा। मैडम पॉम्फ्री ने इसे 1 मिनट में ही ठीक कर दिया। अच्छा, देखो नेविल, हमें कहीं जाना है, हम तुमसे बाद में मिलते हैं। मुझे छोड़कर मत जाओ, नेविल ने अपने पैरों पर मुश्किल से खड़े होते हुए कहा। मैं यहाँ पर अकेला नहीं रुकना चाहता। खूनी नवाब पहले ही यहाँ से 2 बार गुजर चुका है। रॉन ने अपनी घड़ी देखी और फिर गुस्से से हरमाइनी और नेविल को घूरा। अगर तुम दोनों में से किसी की भी वजह से हम पकड़े गए तो मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक क्विरिल का बताया भूतों का शाप सीख कर तुम पर उसका प्रयोग न कर दूं। हरमाइनी ने अपना मुंह खोला, शायद रॉन को यह बताने के लिए कि भूतों के शाप का प्रयोग किस तरह किया जाता है, परंतु हैरी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उन सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। वे लोग गलियारे में आगे बढ़े, जहां ऊंची खिड़कियों से आती चांदनी की वजह से रोशनी थी। हर मोड़ पर हैरी फिल्च या मिसेस नॉरिस से टकराने की उम्मीद कर रहा था, परंतु उनकी किस्मत अच्छी थी। वे तीसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ी पर तेजी से चढ़े और पंजों के बल चलकर ट्रॉफी रूम तक पहुंचे। मेल्फॉय और क्रैब अब तक वहां नहीं आए थे। चांदनी जहां पड़ रही थी, वहां स्फटिक की ट्रॉफियां चमक रही थी। कप, शील्ड, प्लेट और मूर्तियां अंधेरे में चांदी और सोने की छटा बिखेर रही थीं। वे दीवारों से सटकर आगे बढ़े। उनकी निगाहें कमरे के दोनों सिरों पर लगे दरवाजों पर थीं। हैरी ने अपनी छड़ी निकाल ली, क्योंकि उसे डर था कि मेल्फॉय अचानक उस पर कूद पड़ेगा और तत्काल लड़ना शुरू कर देगा। कई मिनट गुजर गए। उसे देर हो रही है, शायद वो डर गया होगा, रॉन फुसफुसाया। तभी अगले कमरे में हो रही आवाज ने उन्हें चौंका दिया। हैरी ने अपनी छड़ी को उठाया ही था कि तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज आई, और यह मेल्फॉय की आवाज नहीं थी। जरा चारों तरफ सूंघो तो सही मेरी रानी, वे लोग किसी कोने में छिपे होंगे। यह फिल्च की आवाज थी, जो मिसेस नॉरिस से बोल रहा था। हैरी दहशत में आ गया और उसने हड़बड़ाकर बाकी तीनों को फटाफट अपने पीछे आने का इशारा किया। वे लोग फिल्च की आवाज के दूसरी तरफ वाले दरवाजे से चुपचाप खिसक लिए। नेविल का दुशाला दरवाजे से बस बाहर ही निकला था कि तभी उन्हें फिल्च के ट्रॉफी रूम में अंदर घुसने की आवाज सुनाई दी। वे यहीं पर हैं, उन्होंने उसे बुदबुदाते सुना। शायद छुपे हुए हैं इस रास्ते से, हैरी ने अपने साथियों से कहा। आतंकित होकर वे एक लंबे गलियारे में झुककर चलने लगे, जो कवचों से भरा था। उन्हें सुनाई दे रहा था कि फिल्च करीब आ रहा था। नेविल अचानक डरकर चीखा और दौड़ पड़ा। वो फिसल गया। फिसलते समय उसने रॉन की कमर पकड़ ली और वे दोनों एक कवच पर गिर पड़े। टकराने और गिरने की आवाजें पूरे महल को जगाने के लिए काफी थीं। भागो, हैरी चीखा और वे चारों गलियारे में तेजी से दौड़ने लगे। उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा कि फिल्च पीछे आ रहा था या नहीं।
दरवाजे की चौखट से मुड़कर वे एक के बाद एक दूसरे गलियारे में सरपट दौड़ते रहे। हैरी सबसे आगे था, परंतु उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे कहाँ थे या कहाँ जा रहे थे। वे एक दीवार पर लगे पर्दे को फाड़ते हुए अंदर घुसे और उन्होंने खुद को एक खुफिया रास्ते के अंदर पाया। वे इसमें टकराते और भड़बड़ाते हुए दौड़े। इस रास्ते से वे सम्मोहन की क्लास के पास निकले और वे जानते थे कि यह ट्रॉफी रूम से मीलों दूर है। लगता है हम बच गए, हैरी ने हाँफते हुए कहा। उसने ठंडी दीवार से टिक कर माथे का पसीना पोंछा। नेविल दोहरा हो गया। वो घबराहट के साथ सांसें ले रहा था और फुफकारने जैसी आवाजें निकाल रहा था। मैंने तुमसे कहा था, हरमाइनी ने हाँफते हुए कहा। सीने पर लटके ड्रेस के फंदे को पकड़ते हुए वो बोली, मैंने तुमसे कहा था। हमें गरुदार टावर की तरफ लौटना चाहिए, रॉन ने कहा, जल्दी से जल्दी। मेलफॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है, हरमाइनी ने हैरी से कहा। तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं? तुमसे लड़ने का उसका कभी इरादा ही नहीं था। फिल्च को पता था कि ट्रॉफी रूम में निश्चित रूप से कोई आने वाला था। जरूर मेलफॉय ने ही उसे बताया होगा। हैरी ने सोचा, शायद वो सही कह रही थी, परंतु वो उसके सामने मानने को तैयार नहीं था। चलो वापस चलते हैं। परंतु यह काम उतना आसान नहीं था। वे अभी 12 कदम ही चले होंगे कि तभी एक दरवाजे का हैंडल घुमा और उनके सामने वाले क्लासरूम से कोई चीज तेजी से उड़ती हुई बाहर आई। वह पीव्स था। उसने उन्हें देखा और खुशी के मारे किलकारी भरी। चुप रहो पीस, प्लीज, तुम्हारे कारण हमें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। पीस खिलखिलाया। आधी रात को बाहर घूम रहे हो फर्स्ट ईयर के बच्चों? बदमाशी करते और पकड़े जाने से डरते हो? अगर तुम नहीं बताओगे तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। पीव्स प्लीज, मुझे फिल्च को बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, पीव्स ने संत जैसी आवाज में कहा, परंतु उसकी आंखों में शैतानी चमक रही थी। तुम तो जानते ही हो ये तुम्हारे भले के लिए है। हमारे रास्ते से हट जाओ, रॉन ने कहा और पीव्स को झपट कर मारने की कोशिश की। यह बहुत बड़ी गलती थी। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर है, पीव्स गला फाड़ कर चिल्लाया। विद्यार्थी बिस्तर से बाहर निकलकर सम्मोहन गलियारे में घूम रहे हैं। पीव्स के नीचे से झुकते हुए वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। सीधे गलियारे के आखिरी सिरे तक गए, जहां वे एक दरवाजे से धड़ से टकराए और इसका ताला बंद था। अब तो फंस गए, रॉन ने कराते हुए कहा। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोलने की जी तोड़ कोशिश की, परंतु दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब हमारे काम लग गए, हमारा खेल खत्म हो गया। उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिल्च पीव्स की चीखों की तरफ जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ता हुआ जा रहा था। चलो एक तरफ हटो, हरमाइनी गुर्राई। उसने हैरी की छड़ी छीनी, दरवाजे को ठोका और धीरे से कहा, एलो मोरा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। वे लोग एक साथ अंदर घुसे, तेजी से दरवाजा बंद कर लिया और उस पर कान लगाकर बाहर की बातें सुनने लगे। फिल्च कह रहा था, वे लोग किस तरफ गए पीव्स, जल्दी बताओ। पहले प्लीज कहो। परेशान मत करो पीव्स, वे लोग किधर गए हैं? जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, पीव्स ने अपनी चिढ़ाने वाली गुनगुनाती हुई आवाज में कहा। ठीक है प्लीज। कुछ नहीं, हा हा हा, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम प्लीज नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, हा हा हा। और फिर उन्होंने पीव्स के गायब होने और गुस्से में फिल्च के गालियां देने की आवाजें सुनी। वह सोच रहा होगा कि इस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, हैरी फुसफुसाया। मुझे लगता है हम लोग सही सलामत बच गए हैं। हटो भी नेविल। नेविल पीछे 1 मिनट से हैरी के ड्रेसिंग गाउन के सिरे से लगभग लटका हुआ था। क्या है? हैरी घूमा और उसे साफ साफ दिखा कि क्या था। एक पल के लिए तो उसे लगा जैसे कोई बहुत बुरा सपना देख रहा हो। अब तक जितना कुछ हुआ था उसके बाद यह बहुत बड़ी बात थी। वे लोग किसी कमरे में नहीं थे जैसा वे सोच रहे थे। वे एक गलियारे में थे, तीसरी मंजिल का वह गलियारा जहां जाना मना था। और अब उन्हें पता चल गया कि यहाँ आना क्यों मना था। वे एक राक्षसी कुत्ते की आंखों में सीधे देख रहे थे। एक ऐसा कुत्ता जिसने छत और फर्श के बीच की सारी जगह घेर रखी थी। उसके सिर 3 थे, 3 जोड़ी बाहर निकलती पगलाई हुई आंखें थीं, 3 नाकें जो उनकी दिशा में सिकुड़ और हिल रही थीं, 3 लार टपकाते मुंह थे और पीले नुकीले दांतों से लार लसीली रस्सियों से लटक रही थीं। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था और उसकी सभी 6 आंखें उन्हें घूर रही थीं। हैरी समझ गया कि वे लोग अब तक सिर्फ इसलिए जिंदा थे क्योंकि उनके अचानक आ जाने से वह हैरान रह गया था, परंतु अब वह इससे उबर रहा था। उसके भयंकर घुर्राने का मतलब समझने में किसी को कोई गलती नहीं हो सकती थी। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिल्च और मौत के बीच में अगर चुनना हो तो वो फिल्च को चुनेगा। वे लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजे को धड़ाम से बंद किया और वे जान छोड़कर भागे। लगभग उड़ते हुए वे गलियारे से बाहर भागे। निश्चित रूप से फिल्च उन लोगों को ढूंढने के लिए तेजी से कहीं और चला गया था, क्योंकि उन्हें वो कहीं नहीं दिखा, परंतु उन्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। वे तो सिर्फ इतना चाहते थे कि उस राक्षस से जितनी दूर हो सके पहुंच जाए। उन्होंने तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वे 7वीं मंजिल पर मोटी औरत की तस्वीर के सामने नहीं पहुंच गए।
तुम लोग कहाँ थे? मोटी औरत ने पूछा। उनके कंधों से लटकते हुए ड्रेसिंग गाउनों और उनके लाल तथा पसीने हो रहे चेहरों को वो आश्चर्य से देख रही थी। उसकी चिंता मत करो, पिग स्नाउट, हैरी ने हाँफते हुए कहा और तस्वीर आगे की तरफ झूल गई। वे लोग हॉल में घुसे और कांपते हुए कुर्सियों पर लुढ़क गए। कुछ देर तक उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला। नेविल तो दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे अब कभी बोलेगा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह का भयंकर जानवर स्कूल में क्यों रखा है? रॉन ने अंत में कहा। अगर किसी कुत्ते को व्यायाम की जरूरत है तो इस कुत्ते को है। हरमाइनी की सांस एक बार फिर सामान्य हो गई और वह एक बार फिर से चिड़चिड़ी हो गई। तुम लोग अपनी आंख का इस्तेमाल नहीं करते हो, है ना? उसने पलट कर कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि वो किस चीज पर खड़ा था? फर्श पर, हैरी ने सुझाव दिया। मैं उसके पैरों को नहीं देख रहा था, मैं तो उसके सिरों को देखने में व्यस्त था। नहीं, फर्श पर नहीं, वह एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। वह खड़ी हुई और उसने उनकी तरफ गुस्से से घूरा। मुझे आशा है कि अब तुम लोगों को खुशी मिली होगी। हम लोग मर सकते थे, या इससे भी बुरी बात, हम लोगों को स्कूल से निकाला जा सकता था। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही हूँ। रॉन मुंह फाड़ कर उसके पीछे घूरता रहा। नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, उसने कहा। कोई सोचेगा कि हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे, है ना? परंतु हरमाइनी ने हैरी को सोचने के लिए कुछ दे दिया था, और जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वह सोच रहा था कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने क्या कहा था? अगर आप कोई चीज छिपाना चाहते थे तो ग्रीनगॉट दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह थी, शायद हॉगवर्ट्स को छोड़कर। ऐसा लग रहा था जैसे हैरी को यह पता चल गया था कि 713 नंबर की तिजोरी से निकाला गया छोटा सा गंदा पैकेट कहाँ पर था।